करूँगा शमशाद भाई आपका कि आपने इसे जो है वक्फ बोर्ड के एक्ट के ऊपर मुझे जो है याद किया। ये वक्फ बोर्ड का जो इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं कहूँगा वक्फ बोर्ड जो है सरकार की इन संपत्तियों पे गलत निगाह है और सरकार जो है इसका जो फ़ायदा जो है अपने उद्योगपति जो उनके दोस्त हैं जो पार्टी को फंड देते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। इसमें आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है ना कोई फ़ायदा है, ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं और मुसलमानों का नुकसान है। ये पार्टी जो मौजूदा सरकार है मुसलमानों को सिर्फ नुकसान किस तरीके से पहुंचाए उस पर काम कर रही है। अच्छा, आसिफ अंसारी साहब, देखा जाता है कि एक लंबे समय से वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और बीच बीच में इल्ज़ामात लगते हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर लगातार कब्जा हो रहा है। तो चेयरमैन मुस्लिम है, सरकार ने नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद नुकसान की अफवाह आती हैं, तो क्या वाकई जो चेयरमैन बनते थे इससे नुकसान होता था? नहीं, जब जायदाद मुसलमानों की है तो इसका चेयरमैन भी मुसलमान ही बनेगा। और रही बात ये कि यहाँ हिंदुस्तान का जो कानून है वो इतना लचर है कि उनको खाली करवाने के लिए जो वक्फ की जायदाद जो और लोगों पर है, चाहे उसमें मुस्लिम्स हो या गैर मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, उनको खाली कराने के लिए इदारे बनाने के लिए जो कोशिशें चेयरमैन ने की हैं वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा, देखा जाता है कि अभी जिस तरह से विधेयक की हम बात करें, केंद्र सरकार विधेयक लेकर आ रही है, लोकसभा में राज्यसभा में पास करने की बात कर रही है, एक कमेटी बना रही है, उसके पटल पर हो गया विधेयक, तो उससे क्या आम मुसलमान नुकसान होगा अगर विधेयक पास हो जाता तो? देखो, ये विधेयक जो है परसों लोकसभा में डला था और उसके जेपीसी के लिए चला गया है। जेपीसी में जाके ज़्यादातर जो घटक दल हैं वो पास कराने के उसमें ही लग रहे हैं और इसमें अगर वक्फ बोर्ड का ये विधेयक पास हो जाता तो मुसलमानों को जाहिर है नुकसान होगा। जिस तरह से अभी महमूद असद मदनी साहब का भी बयान आया कि हम किसी भी हाल में इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो घटक दल है एनडीए के जो सरकार चला रहे हैं उनसे अपील की थी, लेकिन कोई घटक दल जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या एक कदम मान लें कि ये विधेयक पास होने के करीब है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने अपील की थी, अब इस तरीके से एनडीए घटक दलों ने नहीं माना है तो ये कहीं ना कहीं पास होने की दिशा में एक कदम है। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है ये पास सरकार कर ही लेगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से हम कहें कि वक्फ की नंबर 1 पे कहा जाता है कि तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्तियां हैं, नंबर 2 पर रेलवे है, तो क्या लगता है कि क्या इन संपत्तियों का सीधे सीधे सरकार फिर फ़ायदा उठा लेगी? बिल्कुल, सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम इदारे चल रहे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, कॉलेजेस हैं जो मुसलमानों के उसके लिए चल रहे हैं, उसमें मुसलमानों का ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का जो है फ़ायदा भी चल रहा है, पेंशन भी जा रही है, जो ओल्ड एज महिलाएं रहती हैं उनके लिए भी पेंशन्स हैं, तो उसका नुकसान तो होगा ही मुसलमानों को। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें घटक दल की, उम्मीद की जाती है कि जो घटक दल है कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर कहीं ना कहीं आ गए हैं। जैसे टीपीटी की बात करें आंध्र प्रदेश में चंद्रमा नायडू, नीतीश कुमार के जो सांसद हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को कुछ ना कुछ वोट मिला है और कई दल हैं जो एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वोट कहीं ना कहीं उनको मिला है और लीडर बनने में उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन आज वो जब उनका वक्त है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई विधेयक आ रहा उस पर जो है समसात का वापना है तो वो आज वो हाथ खड़े, तो ऐसे तो मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका लग रहा होगा। देखिए, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय है वो राजनीतिक अछूत है। जो इन पार्टियों ने, जो आप कह रहे हैं टीडीपी पार्टी हो गई, जेडीयू पार्टी हो गई या और भी कोई पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों ने थोक के भाव में वोट तो दिए मगर वो उनके मसाइल नहीं सुनेंगे, मसाइल तो वो एनडीए के पक्ष में ही करेंगे। तो ये खुद मुसलमानों को सोचना होगा कि हमें आगे किसको वोट करना और किसको वोट नहीं करना, कौन हमारे लिए बोल रहा है, कौन हमारा कायद है, उसके लिए मुसलमानों को खुद गंभीर उससे सोचना होगा, तभी इसका जो है सोल्यूशन निकल पाए। अच्छा, एक और सवाल था, जो राजनीतिकार हैं, जो राजनीति विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव है और कई जगह उपचुनाव हैं, कई राज्यसभा सीटों उपचुनाव हैं, कई विधानसभा चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उनके मद्देनजर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे विधेयक लाया ताकि हिंदू वोट इकट्ठा हो जाए, तो क्या उनके जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात सही मान लें? बिल्कुल, जो मौजूदा सरकार है, जो लोकसभा में वो जो डाउन हुई है, उसका मकसद ही ये है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें मेजोरिटी को खुश कर कर ये विधेयक लाकर
कि जी हम मुसलमानों का इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको खुश करना है और दोबारा से सत्ता हासिल करनी है। तो क्या क्या जाए कि इस तरह के विधेयक जो आने वाले समय में ना आए और जो है मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखो, सुरक्षित महसूस करना तो जो है अपना एक अलग तरीका है, मगर जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष सही तरीके से, विपक्ष तो मजबूत है आज की डेट में, विपक्ष मजबूत है, मगर खुद अपना मुसलमानों की अपनी क़यादत नहीं होगी, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मुस्लिम क़यादत तो बीजेपी की बी टीम हो जाती है हमेशा। नहीं, ये तो ऐसे तो सब कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है और समाजवादी भी कहती है, बहुजन समाज पार्टी भी कहती है, सभी की एक दूसरी पार्टियों को कहते हैं। नहीं, अगर जब अभी चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़े उनको बीजेपी की टीम नहीं बताया गया, आम आदमी पार्टी लड़ी चुनाव तो उनको बीजेपी टीम, लेकिन MIM या SDPI या कोई दिगर पार्टी लड़ती है मुसलमानों के नाम पे, उसको बीजेपी के सीधे बी टीम कहा जाता है। तो ये तो पूरा जो है ना इंडिया लेवल पे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मुस्लिम पार्टी कोई खड़ी ना हो जाए, इनका मुसलमानों का अपना कोई लीडर जो है ऐवान गालिब में ना पहुंच जाए, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि बी टीम है। ऐसी कोई बी टीम नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रजिस्टर्ड है पार्टियां, लोकतंत्र के तरीके से ही चुनाव लड़ती हैं और वोटर भी वो लोकतांत्रिक तरीके से ही वोट करते हैं।